नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टार क्लासेस पर। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में देखा था कि किस तरीके से तीनों गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी तो नहीं जा पाते, लेकिन भीमराव अंबेडकर जरूर उसमें सम्मिलित होते हैं। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी पहुंचते हैं और जब गोलमेज सम्मेलन समाप्त होता है तो भारत के राजनीतिक परिदृश्य में काफ़ी उथल-पुथल होता है और उसमें एक चीज़ आपको मैंने बताया था कि सांप्रदायिक पंचाट जो है 16 अगस्त 1932 को जो है लॉन्च किया गया था, जिसे हम कम्युनल अवार्ड बोलते हैं दोस्तों। इसमें अलग से निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी भारतीय दलितों के लिए, ठीक है ना? जो हाशिए पर से थे राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में। दोस्तों, आप देखेंगे तो इसका विरोध करते हैं महात्मा गांधी, ध्यान रखिएगा। इसका विरोध करते हैं कौन? विरोध करते हैं महात्मा गांधी। अब इसका विरोध करते समय ये पूना जेल में बंद थे, ठीक है ना? पूना जेल में ये बंद थे, गिरफ्तार करके इनको पूना जेल में रखा गया था। अब पूना जेल में बंद होने की वजह से अब ये जेल में ही आमरण अनशन पे बैठ जाते हैं, ठीक है ना? जेल में ही क्या करते हैं? आमरण अनशन पे बैठ जाते हैं। अब यहीं पर ये करते हैं आमरण अनशन, ध्यान रखिएगा, आमरण अनशन, ठीक है ना? अब देखिए दोस्तों, आमरण अनशन का तात्पर्य होता है कि मैं मरते दम तक कुछ नहीं खाऊंगा, नहीं पीऊंगा। अब इनकी स्थिति नाजुक होने लगती है। अब ये आमरण अनशन पे बैठते हैं दोस्तों और स्थिति नाजुक होने लगती है, सारे कांग्रेसी घबरा जाते हैं। अब होता है कि कैसे इनका अनशन तुड़वाया जाए। लोग कई बार अंबेडकर की गलियों में चक्कर काटते हैं, अंबेडकर को मनाने का प्रयास करते हैं कि अंबेडकर मान जाओ, नहीं तो बापू की ज़िंदगी खतरे में है। अंबेडकर कहते हैं कि जब तक हम लोगों के साथ न्याय नहीं होगा, मैं अपना कदम पीछे नहीं खींचूंगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं इस मार्मिक घटना के बारे में और क्या बातें हैं। दोस्तों, ये जो आमरण अनशन स्टार्ट होता है, ये 20 अप्रैल 1932 को स्टार्ट होता है और इसके बाद अंबेडकर की गलियों में मानो भीड़ सी लग जाती है कांग्रेसियों की, अंबेडकर को मनाने के लिए। लेकिन अंबेडकर नहीं मानते, फिर भी मजबूर होकर के अंबेडकर को एक समझौता करना पड़ता है दोस्तों। 26 अप्रैल 1932 को, जिसे हम कहते हैं पूना पैक्ट। पूना पैक्ट दोस्तों, तो ये आपका मोटी हेडिंग हो जाएगा, पूना पैक्ट। आप देख रहे हैं ना, 26 अप्रैल 1932। इस पूना पैक्ट की अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे कि यह समझौता 26 अप्रैल 1932 को दो महान शख्सियतों के बीच हुआ था, जिसमें एक थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, और दूसरे थे महात्मा गांधी। दोनों इस देश को टूटने से बचाना चाहते थे। अब समझिए दोस्तों, अब दोनों का काम एक था स्वतंत्रता, लेकिन अंबेडकर का कहना था कि अगर मुझे यह चुनने का अवसर दिया जाए, मेरे लोगों और देश में सबसे पहले किसे चुनेंगे, तो बेशक मैं अपने लोगों को चुनूंगा। दोस्तों, अंबेडकर के ऐसे कथन थे। वो जानते थे कि जब तक अंग्रेज हैं तब तक तो दलितों के साथ अत्याचार कम हो रहा है, धीरे धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन ज्यों ही ये चले जाएंगे तो ऐसे लोग हमारे ऊपर और अत्याचार करेंगे, फिर उसके बाद तो कोई रोक लगाने वाला भी नहीं होगा। अब दोस्तों, यहाँ पर समझौता होता है। महात्मा गांधी जेल में ही एक चारपाई पे पड़े हुए थे, अंबेडकर उनके पास जाकर के बैठते हैं और इन दोनों के बीच बातचीत होती है। महात्मा गांधी अपने बहुत ही मध्यम आवाज में कहते हैं कि अंबेडकर, मैं देश को पुनः बंटने नहीं दूंगा। तो इसमें अंबेडकर कहते हैं कि बापू, या अभी तो महात्मा, हाँ बापू, आप बताइए कि देश कहाँ बट रहा है। अब फिर गांधी कहते हैं कि मैं फिर से हिंदुओं का बंटवारा नहीं चाहता।
तो अंबेडकर कहते हैं कि बापू, एक ईसाई चर्च में जा सकता है, एक मुस्लिम मस्जिद में जा सकता है, एक सिख जो है गुरुद्वारे में जा सकता है, परंतु यह कैसा हिंदुत्व है, कैसा हिंदू है कि एक हिंदू मंदिर में नहीं जा सकता, एक हिंदू आपके साथ बैठकर पानी नहीं पी सकता, एक हिंदू अगर पोखरे पर जाकर पानी पीता है तो उसे लाठियों से पीटा जाता है, एक हिंदू को जाति के नाम पे प्रताड़ित किया जाता है। इसका कोई जवाब गांधी के पास नहीं था। और वो कहते हैं कि अंबेडकर और इनके बीच जो समझौता होता है, ये जो समझौता होता है, इसमें गांधी कहते हैं कि अंबेडकर, तुमको सांप्रदायिक पंचायत में कितनी सीटें मिल रही हैं? 71 मिल रही हैं। किस में मिल रही दोस्तों? तो आपका जो मंत्रिमंडल था या जो चुनाव मंडल था उसमें अंग्रेज इनको 71 सीटें दे रहे थे। 71 सीट, ध्यान रखिएगा, अंग्रेज इनको 71 सीट दे रहे थे प्रांतीय चुनाव में, प्रांतीय चुनाव में, ठीक है ना। लेकिन महात्मा गांधी कहते हैं कि मैं इसके माध्यम से टोटल तुमको 148 सीट दूंगा। किसमें? प्रांतीय चुनाव में, प्लस 18% सीट जो है रिजर्व रहेगा केंद्रीय चुनाव में, ठीक है ना। 18% सीट जो है केंद्रीय चुनाव में रिजर्व करने की बात करते हैं। केंद्रीय चुनाव में रिजर्व रहेगा। अब ये दो बातें ध्यान रखिएगा, ये जो दो बातें हैं इस पर भीमराव अंबेडकर सहमति जता देते हैं और इसी को हम लोग कहते हैं पूना पैक्ट दोस्तों, ठीक है ना। आगे देखते हैं, यहाँ पर अब पूना पैक्ट हो जाता है दोस्तों और 1932 में गांधी जो है हरिजन सेवक संघ की स्थापना करते हैं। कौन करता है? बाई महात्मा गांधी। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, और इन्होंने हरिजन नामक पत्रिका भी निकाली थी। हरिजन पत्रिका भी निकाला था इन्होंने, जो मराठी प्लस अंग्रेजी भाषा में छपती थी। हरिजन पत्रिका भी इनकी थी दोस्तों, जो मराठी और अंग्रेजी भाषा में छपती थी, और इन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में कर दी। और उधर जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, लगभग इनको एक असफल राजनेता घोषित कर देते। अब समझिएगा बात को, चलिए देखते हैं आगे देखते हैं दोस्तों। अब समझिए यहां पर क्या है कि 1933 में, जनवरी 1933 में ये जो पत्रिका है मराठी और इसमें, यह जनवरी 1933 में लॉन्च होती है। जनवरी 1933 में लॉन्च होती है दोस्तों। उधर गांधी जी अपना प्रस्ताव लेकर के जाते हैं कांग्रेस के पास, और वहां पर ध्यान रखिएगा 21 दिन का, ध्यान रखिए, जेल में ही 21 दिन का उपवास रखते हैं दोस्तों। किस लिए रखते हैं? तो ये उपवास रखते हैं जो आपके हरिजन हैं, हरिजनों के उद्धार के लिए। तो ये उपवास भी रख दिया इन्होंने हरिजनों के उद्धार के लिए पूना जेल में ही, और इनकी स्थिति काफी नाजुक होती जाती है, जिसकी वजह से इनको रिहा कर दिया जाता है। अब रिहा होने के बाद ये कांग्रेस के पास पहुंचते हैं और कांग्रेस से कहते हैं कि भाई हमने पूना पैक्ट किया है, जिसमें लगभग 148 सीट प्रांतीय चुनाव में और 18% सीट केंद्रीय चुनाव में जाएंगे, जिसको कांग्रेस ने, ध्यान रखिएगा, कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। अब सोचिए, भीमराव अंबेडकर की सारी मेहनत डांड एकमात्र मूर्खता करने पर, अब सोचिए कि यहाँ पर 148 सीट ये और 18% सीट के चक्कर में इन्होंने मिलाया 71 सीट गंवा दिया। और इसी गुस्से में गांधी जी को भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि गांधी वह क्षणिक भूत है जो धूल तो उड़ा सकता है लेकिन कुछ कर नहीं सकता। और उधर सुभाष चंद्र बोस भी इनको असफल नेता घोषित कर देते हैं। जो ही ये अस्वीकार करती है कांग्रेस,
महात्मा गांधी क्या करते हैं, महात्मा गांधी त्याग पत्र देते हैं, किससे, त्याग पत्र देते हैं कांग्रेस से, कांग्रेस से त्याग पत्र दे करके दोस्तों इन्होंने, ध्यान रखिएगा, छोड़ने के बाद यहाँ से ये निकल जाते हैं, पूरी तरह से कांग्रेस से नाता तोड़ लेते हैं। और यहीं पर जब ये बात अस्वीकार कर दिया जाता है तभी भीमराव अंबेडकर इनके बारे में कहते हैं कि गांधी एक क्षणिक भूत है जो सिर्फ धूल तो उड़ा सकता है लेकिन कुछ कर नहीं सकता। अब देखिए दोस्तों, तभी क्या होता है कि 1934 में बिहार में भयंकर भूकंप आ जाता है और इसे कहते हैं गांधी जी कि यह सवर्ण हिंदुओं द्वारा किए गए पाप का दैवीय प्रकोप है या दैवीय दंड है। ध्यान रखिएगा, 1934 के बिहार वाले भूकंप को गांधी जी कहते हैं कि ये सवर्ण हिंदुओं द्वारा, जो गैर सवर्ण हिंदू हैं उन पर किए गए अत्याचार का दैवीय क्या है, दंड है दोस्तों, ऐसा गांधी कहते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते, ये बात समझ में आ रही होगी, कहानी मेरी ध्यान से सुनिएगा, आपको अलग से कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935, यूं कहिए कि अंग्रेजों का अंतिम सुधारात्मक अधिनियम है दोस्तों, अंग्रेजों का अंतिम सुधारात्मक प्रयास कह लीजिए इसको या एक्ट कह लीजिए, कुछ भी कह सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें होता क्या है कि अंग्रेजों ने, ध्यान रखिएगा, इस एक्ट के तहत सबसे पहली बात कि 1919 में द्वैध शासन था ना, द्वैध शासन प्रणाली जो थी इसको अब समाप्त करते हैं, प्रणाली इसको अब समाप्त कर देते हैं दोस्तों, पूरी तरह से क्या करते हैं, इसको समाप्त कर देते हैं द्वैध शासन प्रणाली। और अब क्या करते हैं कि सिर्फ इसको क्या करते हैं, प्रांत से हटाकर केंद्र में लागू कर देते हैं, सिर्फ केंद्र में रहेगा, पहले प्रांत और केंद्र दोनों में था। दूसरा इसमें सुधारात्मक प्रयास क्या होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसमें होता क्या है कि यहाँ पर जो आपके नए प्रांत बनते हैं दो, इसमें दो नए प्रांत बनते हैं, एक का नाम है उड़ीसा और दूसरा है सिंध। और इसी समय बर्मा यानी म्यांमार को भारत से अलग किया जाता है, भारत से अलग किया जाता है, यानी बर्मा जो भारत का हिस्सा था 1935 में उसे अलग कर दिया जाता है दोस्तों। अब देखिए आगे क्या है, तो ये जो भारत शासन अधिनियम है इसमें दोस्तों ध्यान रखिएगा 21 धाराएं और 19 परिशिष्ट थे। इसमें अगर देखा जाए तो 21 धाराएं और 19 परिशिष्ट थे, ठीक है ना, 21 धाराएं और 19 परिशिष्ट थे, ठीक है। अब देखिए भाई, अब ये इसी भारत शासन अधिनियम को पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने क्या कहा था भाई, इन्होंने कहा था इंजन विहीन रेलगाड़ी, क्या कहा था इसको, इंजन विहीन रेलगाड़ी, सोचिए रेलगाड़ी कहा था दोस्तों इसी भारत शासन अधिनियम 1935 को। और इसमें क्या क्या चीजें हुई थी ये हमने बता दिया। अब समझिएगा इस बात को। अब कांग्रेस ये घोषणा करती है, ध्यान रखिएगा, कांग्रेस अब ये घोषणा करती है, कांग्रेस क्या कहती है भाई, कांग्रेस घोषणा करती है कि अब कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। ध्यान रखिएगा, ये घोषणा 1937 में होता है कि अब कांग्रेस क्या होगा, चुनाव लड़ेगी दोस्तों, और वो भी केंद्रीय व
प्रांतीय दोनों, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पर चुनाव होता है 11 प्रांतों में चुनाव होता है, जिसमें से 7 प्रांत में कांग्रेस सरकार बनाती है दोस्तों, सरकार बनाती है कांग्रेस, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, 11 प्रांतों में चुनाव हुआ, जिसमें से कांग्रेस ने 7 प्रांतों में सरकार बनाई। और ध्यान रखिएगा, और यह जो सरकार थी 2 वर्ष तक चलती है, ठीक है ना। अब आते हैं जस्ट इसके आगे 1939 में, जब आपका द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध दोस्तों स्टार्ट होता है 1939 में और समाप्त होता है 1945 में। आइए थोड़ा सा इस पे बात करते हैं। तो केंद्रीय आपका चुनाव देख लिया आपने, पूना पैक्ट देख लिया आपने, और भारत शासन अधिनियम को आपने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध था, द्वितीय विश्व युद्ध जो है यह स्टार्ट होता है 1939 में। और ये जो अंग्रेज हैं, ध्यान रखिएगा, अंग्रेज बिना पूछे इसमें भारतीयों को भी शामिल कर देते हैं, जिससे कांग्रेस क्या करती है कि जिस 7 प्रांतों में जो सरकार थी उससे क्या करती है, इस्तीफा दे देती है, इस्तीफा दे देती है, या फिर कह सकते हैं कि सरकार को खत्म कर देती है दोस्तों। सरकार से क्या किया था, त्याग पत्र दे दिया। और इसी को एक व्यक्ति थे जिन्ना, और एक व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था दोस्तों। 22 अप्रैल था शायद, ध्यान रखिएगा, मुक्ति दिवस मनाया था दोस्तों इन्होंने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में जब अंग्रेज भारतीयों को बिना उनसे पूछे शामिल कर देते हैं द्वितीय विश्व युद्ध में, तब 7 प्रांतों से जो सरकार कांग्रेस ने गठित किया था उससे त्यागपत्र दे देती है, जिस कारण से भीमराव अंबेडकर और जिन्ना ने मिलकर मुक्ति दिवस मनाया था। क्या तारीख को भाई? 22 दिसंबर 1939 को। तो ये प्रश्न बनते हैं कि मुक्ति दिवस कब मनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आइए अब हम लोग मजेदार बात करते हैं दोस्तों। कांग्रेस संकट की बात हम लोग कर रहे हैं 1939, ध्यान रखिएगा। अब मैं बात करूंगा दोस्तों कि कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था 1938 में, ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बड़े इत्मीनान से मैं बता रहा हूं। कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था? अधिवेशन हुआ था 1938 में, और यह कहाँ पे हुआ था? हरिपुरा में हुआ था। और इसके हेड बने थे दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। लेकिन बनने से पहले आइए देखते हैं, इसी अधिवेशन में हेड बनाना चाहते थे दोस्तों पट्टाभी सीता रमैया को। कौन? महात्मा गांधी। लेकिन वहां पर हेड कौन बनते हैं? सुभाष चंद्र बोस। अब आते हैं 1939 में। फिर देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे फिर कांग्रेस अधिवेशन होगा। अब ध्यान रखिएगा, इसमें हेड स्वयं सुभाष चंद्र बोस भी बनना चाह रहे थे, और इधर से पट्टाभी सीता रमैया को कौन बनाना चाह रहे थे? महात्मा गांधी। अब समझिएगा दोस्तों, महात्मा गांधी पट्टाभी सीता रमैया को बनाना चाहते हैं, और उधर सुभाष चंद्र बोस ने कहा नहीं, मैं फिर बनूंगा, क्योंकि 38 में ये बन चुके थे, 39 में भी इन्होंने बनने की ख्वाहिश रखी।
तो गांधी जी कहते हैं अरे यार मान जाओ, एक बार बन चुके, एक बार मेरी वाली हो जाने दो। तो यहीं पर दोस्तों इन दोनों में क्या होती है, बहस होती है, बहस होती है। और बहस के दौरान ये होता है कि चलिए अभी क्या होगा, अभी हो जाएगा मतदान। क्या हो जाएगा, मतदान हो जाएगा, कौन कितना किसको समर्थन करता है। गांधी कहते हैं चलो भाई हाथ उठाओ, ये महात्मा गांधी कहते हैं। लेकिन सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि ना, यहाँ पे होगा क्या, मतदान होगा। मतदान का मतलब कोई किसी को नहीं बताएगा, स्वयं वो जाके मत करेंगे। और इस मतदान के माध्यम से होता क्या है कि इसकी हार हो जाती है। फिर इसकी हार होती है 1400 वोटों से, और फिर से सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बन जाते हैं। अब सोचिए दोस्तों, 1919 से लेकर के 1919 से लेकर अब तक जिसका पूरे कांग्रेस पे वर्चस्व रहा, जिसकी एक कथनी के पीछे लाखों लोग पागल हो जाते हैं, जिसका यूं कहे किंग मेकर कहिए, कभी गांधी अध्यक्ष नहीं बनते थे, लेकिन जिसको चाहते थे वही अध्यक्ष बन जाता था। अब सोचिए कि उनसे लड़ना, उनसे जो है अब कंपटीशन करने के लिए आ गए हैं सुभाष चंद्र बोस। यह बात काफी बुरी लगती है गांधी जी को, और वो कहते हैं कि ये पट्टा भी सीतारमैया का हार नहीं, ये मेरा व्यक्तिगत हार है। गांधी क्या कहते हैं कि ये पट्टा भी सीतारमैया की हार नहीं, ये मेरी व्यक्तिगत हार है। अब सोचिए अब होता क्या है कि ये जो है सुभाष चंद्र बोस के कार्यों में बाधा पहुंचाना शुरू करते हैं। ध्यान रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस के कार्यों में बाधा उत्पन्न करते हैं। भाई अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे, तो वो जो भी करना चाहते गांधी उसको काट देते, जो भी करने का प्रयास करते गांधी उसमें अड़चन कर देते। अब ये बात नेताजी को समझ में आने लगी थी कि गांधी के साथ बहस करके मेरा जो मुख्य उद्देश्य है, जिसके लिए मैं इस धरती पे आया हूँ, वो मेरा पीछे हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, हम इस बहस को ही छोड़ जाते हैं। और होता क्या है दोस्तों कि यहीं पर जो है गांधी जी के इस बर्ताव के कारण सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं, या यूं कहिए त्यागपत्र दे देते हैं। और यहाँ से जब छूटते हैं दोस्तों सुभाष चंद्र बोस, तो एक काम करते हैं, इन्होंने ब्लॉक फॉरवर्ड की स्थापना करते हैं। और यह स्थापना 1939 में करते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो ब्लॉक फॉरवर्ड की स्थापना पूछ देता है, कब होता है, 1939 में होता है। अगर माह पूछ दे तो 3 मई 1939 लिख दीजिएगा। 3 मई 1939 को ये यहाँ से त्याग पत्र दे करके ब्लॉक फॉरवर्ड की स्थापना करते हैं। दोस्तों आप जानते हैं इसके संस्थापक जो हैं सुभाष चंद्र बोस है ना, इनका जन्म हुआ था 1897 ईस्वी में। जन्म हुआ था 1897, और ये हुआ था कटक में। कहाँ पे, तो उड़ीसा में, ठीक है ना, उड़ीसा के कटक में इनका जन्म हुआ था। और इसी व्यक्ति को एक व्यक्ति है जिसने कहा था नेताजी, उसका नाम है दोस्तों हिटलर। काफी प्रभावित था ये हिटलर नेताजी से, और इनको नेताजी कहता है दोस्तों। पहली बार उपाधि देने वाला व्यक्ति कोई है तो वो हिटलर है, जो इनको नेताजी की उपाधि देता है। आइए नेताजी को थोड़ा समझते हैं, जानते हैं उनके जीवन को, जानते हैं उनके जज्बे को दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं इस महान सपूत की बात कर रहा हूं जिसका नाम है सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों आप जानते हैं कि जब इंसान एक मुकाम हासिल करता है ना, तो सबकी आंखों की किरकिरी होता है। और आपको अभी मैंने बताया था कि अभी सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा है, और इस महान व्यक्ति को नज़र बंद कर दिया गया है। नज़र बंद कर दिया गया है दोस्तों
नज़रबंद कर दिया गया है। अब समझिए इस बात को, इस महान व्यक्ति को नज़रबंद कर दिया गया है, लेकिन इन्होंने क्या किया, पुलिस को चकमा देकर भाग जाते हैं। अब सोचिएगा, नज़रबंद का मतलब जैसे आपको कहीं स्थान पर पैक कर देना, आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी खाने पीने रहने की, परंतु आप किसी से मिल नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, किसी को पता नहीं रहता कि आप कहाँ हैं, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, भाग जाते हैं। भागने के बाद आप जानते हैं कि जब आप भागेंगे किसी चीज़ से बचकर तो वो आपके पीछे पीछे भागेगा, अर्थात पुलिस उनके पीछे पड़ी रहती है, तो उन्हें कई वेश बदलने पड़ते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं कौन कौन से वेश बदलते हैं सुभाष चंद्र बोस, है ना। अब देखिए दोस्तों, ये सबसे पहले मौलवी के वेश में गोमेह पहुंचते हैं। मौलवी के वेश में कहाँ पहुंचते हैं, गोमेह। फिर यहाँ से बीमा एजेंट बन करके पेशावर पहुंचते हैं। फिर यहाँ से भागते हैं दोस्तों। देखिए जगह जगह से इनको भागना पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि पुलिस इनके पीछे पड़ी हुई है दोस्तों। जियाउद्दीन पठान बनकर काबुल पहुंचते हैं। जियाउद्दीन पठान बनकर ये क्या करते हैं, काबुल पहुंच जाते हैं, यानी अफगानिस्तान पहुंच गए। फिर यहाँ से रूप बदलते हैं और ओरलैंड मेसोटा बनकर दोस्तों, सोचिए ओरलैंड मेसोटा बनकर यह मॉस्को में पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं, रूस की राजधानी मॉस्को में पहुंचते हैं। कब, 1941 में रूस की राजधानी मॉस्को में पहुंच गए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से फिर ये निकलते हैं किस लिए, जर्मनी के लिए दोस्तों, जर्मनी के लिए। अब यहाँ से ये 1941 में ही बर्लिन पहुँचते हैं। 1941 में, और यहाँ पे हिटलर से मिलते हैं और कहते हैं कि मैं और मेरे साथी आपके साथ मिलकर कार्य करना चाहते हैं। अब सोचिए, मैंने बताया था द्वितीय विश्व युद्ध में भी जर्मनी, जापान, है ना, और भी जो छोटे छोटे गरीब देश थे जैसे तुर्की, फ्रांस, ये एक साथ लड़ रहे थे, जिन्हें हम ध्रुवीय देश कहते हैं। और मित्र राष्ट्रों में धनी मनी देश थे जैसे रूस, अमेरिका, है ना, उसके बाद आपका ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, ऐसे देश थे। अब ब्रिटेन के विरोध में ये जर्मनी से जा मिले, जर्मनी के पास गए और हिटलर से मिल करके उन्होंने जो है उसके साथ 2 साल बिताया। अच्छा, जानते हैं जब शुरुआत में ये मिलने के लिए पहुंचे थे तो एक कहानी बड़ा प्रचलित है कि हिटलर ने इनसे मिलने के लिए अपना क्लोन भेजा था, मतलब अपने जैसा हूबहू बहरूपिया भेजा था, और इन्होंने कहा कि मैं तुमसे नहीं, मैं हिटलर से मिलने आया हूँ। सोचिए, इन्होंने पकड़ दिया दोस्तों। इनका प्रेजेंट ऑफ माइंड इतना तगड़ा था ना कि क्या बताया जाए। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ हिटलर से मिलते हैं और इसके साथ 2 वर्ष तक रहते हैं, और हिटलर इनसे काफ़ी प्रभावित था। 2 वर्ष तक ये हिटलर के साथ रहते हैं दोस्तों। उसके बाद देखिए ये फिर आगे निकलते हैं जापान के लिए, ठीक है ना, जापान के लिए निकलते हैं। अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आगे क्या होता है। अब मार्च 1943 में ये टोक्यो पहुँचते हैं। मार्च 1943 में टोक्यो पहुँच जाते हैं, ठीक है ना, टोक्यो पहुँच गए मार्च 1943 में दोस्तों। अब दोस्तों टोक्यो पहुँचते हैं, और ये टोक्यो कहाँ पहुँचता है, जापान में पड़ता है ना, जापान की राजधानी है। यहीं पर एक रास बिहारी बोस है, रास बिहारी बोस, ठीक है ना, और एक हैं कैप्टन मोहन सिंह। इनकी एक संस्था है आज़ाद हिंद फौज। इनकी एक संस्था है दोस्तों आज़ाद हिंद फौज की, और उनकी जो है इंडिपेंडेंस लीग है, रास बिहारी बोस की
इंडिपेंडेंस लीग जो है इनकी संस्था है। इन दोनों में एक बार बैठक होती है और बैठक में क्या होता है कि दोनों संस्थाएं एक हो जाती हैं और उनका नाम पड़ता है दोस्तों आजाद हिंद फौज। अब इसका नेतृत्व 1943 में किसको मिल जाता है? सुभाष चंद्र बोस को मिलता है। तो कभी कभी आपका प्रश्न बनता है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो आप कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस। क्या कहते हैं? सुभाष चंद्र बोस, जो कि बिल्कुल गलत है। इन्होंने स्थापना नहीं की थी दोस्तों। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सिर्फ उसका नेतृत्व किया था। संस्थापक उसके थे कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस का इंडिपेंडेंस लीग। ये दोनों मिल करके फिर वो आजाद हिंद फौज बन जाते हैं, जिसका नेतृत्व करने को दे दिया जाता है किसको? 1943 में दे दिया जाता है सुभाष चंद्र बोस को। दोस्तों 4 जुलाई के दिन, 4 जुलाई 1943 को एक बैठक होती है, उसे गुप्त बैठक कहते हैं और उस समय नेतृत्वकर्ता हो जाते हैं कौन? सुभाष चंद्र बोस। अब दोस्तों सुभाष चंद्र के बोस के पास अब सेना हो गई है, लोग हो गए हैं। अच्छा सोचिए दोस्तों, आजाद हिंद फौज जो थी ना, वो बिना सैलरी के काम करते थे। आखिर कौन सा ऐसा मोटिवेशन था जो वो मरने के लिए भी तैयार थे बिना सैलरी के? सोचिए, वो था मोटिवेशन दोस्तों अपना भारत देश। देश को आज़ाद करने के आगे उनको कुछ भी, देश के आज़ाद कराने के लिए वो अपने जान तक का न्यौछावर या प्राणों का न्यौछावर करने के लिए तैयार थे बिना सैलरी के। दोस्तों ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज के नेतृत्वकर्ता बन चुके हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि यही लोग मिल करके सिंगापुर, इसमें दोस्तों एक गुप्त बैठक होती है और ये बैठक होती है 21 अक्टूबर 1943 को। और 21 अक्टूबर 1943 को बैठक हो रही सिंगापुर में, और इसी जगह पर स्वतंत्र भारत का जो अस्थायी सरकार है, स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन होता है। दोस्तों सोचिए, ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ है कि स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार का गठन भारत के बाहर कहाँ पे हुआ था? सिंगापुर में। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। अब दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने सरकार का गठन कर दिया और यहीं पर अपना एक भाषण देते हैं दोस्तों, जिसे हम ऐतिहासिक भाषण के अंतर्गत रख सकते हैं। इन्होंने कहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अब तक किए गए प्रयास बहुत हो चुके, परंतु अब मुझे उन पागल पुजारियों की जरूरत है जो इस मातृभूमि के लिए शीश जो है कटा दे, और पागल पुजारी जो है आपकी सिर कटाकर इस देवी को समर्पित कर दे। और यहीं पे कहते हैं इस भाषण में, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दोस्तों देखिए, ये ऐतिहासिक नारा और भाषण दोनों हमारे इतिहास में अमर हो जाते हैं। दोस्तों अब बोस तुरंत सिंगापुर से जापान वापस आते हैं। ध्यान रखिएगा, अब यहाँ से क्या होता है कि जापान वापस आते हैं। कौन? लिख देते हैं यहाँ पे। अब बोस सिंगापुर से जापान वापस आते हैं और जापान आने के बाद दोस्तों जापान का अधिकार अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे था। ध्यान रखिएगा, इसका जो अधिकार हमारे भारत के अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह पर था। अब सोचिए, जापान में आए, जापान के फुजावीरा ने इनको अधिकार दे दिया कि भैया चलो अंडमान निकोबार द्वीप अब किसका हो जाएगा? अब हो जाएगा किसका? आज़ाद हिंद
फौज का हो जाएगा। अब 6 नवंबर 1943 को 6 नवंबर 1943 को अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है यह बोस को सौंप दिया गया। अब बोस को यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह सौंप दिया जाता है, तो इनको एक जगह पे मिल जाती है भारत से जस्ट सटे हुए और अपने सेना को संगठित करने का। ठीक है, और ध्यान रखिएगा यहीं पर दोस्तों, अच्छा देखिए, अंडमान और निकोबार, अंडमान को इस समय शहीद द्वीप कहा जाता है और निकोबार दोस्तों ध्यान रखिएगा, निकोबार को जो है स्वराज द्वीप के नाम से मोदी जी ने नाम रख दिया है। ठीक है ना, तो निकोबार स्वराज द्वीप, अंडमान शहीद द्वीप, इस समय नाम बदल करके इसको कर दिया गया करंट में, ध्यान रखिएगा 2019 के करीब किया गया था। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, बोस को सौंप दिया जाता है। अब यहाँ से बोस जो है पूर्वी सीमा से भारत में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, पूर्वी सीमा से भारत में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। और यहीं पर ये 6 जुलाई 1944, 6 जुलाई 1944 की बात है, ध्यान रखिएगा, 6 जुलाई 1944 को पार करने की कोशिश करते हैं और यहीं पर महात्मा गांधी से कहते हैं कि हे राष्ट्रपिता, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। सोचिए, तो पहली बार इनको राष्ट्रपिता कहने वाले व्यक्ति कौन है? सुभाष चंद्र बोस हैं। राष्ट्रपिता कहने वाले कौन व्यक्ति हैं? सुभाष चंद्र बोस हैं दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। तो राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस, महात्मा टैगोरनाथ मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर, और बापू कहा था नेहरू ने। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है कि इनको किसने क्या कहा। अब देखिए, यहाँ से जो है सुभाष चंद्र बोस आगे निकलते हैं और 18 अगस्त 1945 को, ध्यान रखिएगा बोस की बात हो रही है, 18 अगस्त 1945 ये ताइवान, ध्यान रखिएगा, ताइवान के ताइपू हवाई अड्डे पर इनकी मृत्यु हो जाती है। ताइवान के ताइपू हवाई अड्डे पर एक प्लेन दुर्घटना में इनकी मौत हो जाती है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कहा जाता है प्लेन दुर्घटना, लेकिन इनका कोई पता नहीं चला, इनकी डेड बॉडी नहीं मिली, तो बड़ा शक के घेरे में इनकी दुर्घटना है। कैसे हुआ, क्या हुआ, ये आज भी इतिहास के गर्त में दबा हुआ है। तो इस तरीके से ये महान और इस देश के भारत माता के इस पागल पुजारी को हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा दोस्तों, बिना किसी, कह सकते हैं बिना किसी क्रोध के, बिना किसी स्वाभिमान या घमंड के, आज़ाद हिंद फौज के नेतृत्वकर्ता सुभाष ने, आप जानते हैं इस फौज में 3 ब्रिगेड थे, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, सोचिए नेहरू ब्रिगेड और झांसी की रानी ब्रिगेड ना, झांसी की रानी ब्रिगेड। अब सोचिए गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, झांसी की रानी ब्रिगेड, ये 3 ब्रिगेड इन्होंने उसी नाम पे रखा था जिनसे मतभेद हुआ और इन्होंने कांग्रेस छोड़ा था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो झांसी की यहाँ पे झांसी की रानी नहीं, सुभाष ब्रिगेड है, सुभाष ब्रिगेड है दोस्तों, ठीक है ना। और अलग से इन्होंने महिलाओं का एक ब्रिगेड बनाया था, महिलाओं का जो ब्रिगेड था इसे झांसी की रानी ब्रिगेड कहा जाता था, झांसी की रानी ब्रिगेड। तो ध्यान रखिएगा, ये सारी बातें जो आपको दिख रही हैं ये इस महान सपूत के दृढ़ इच्छा का ही देन है। और ध्यान रखिएगा, इनकी पत्नी थी, पत्नी का नाम था एमिली बोस, एमिली बोस दोस्तों, पत्नी का नाम क्या था? एमिली बोस था। और इसी ने
इनकी जीवनी लिखी है एमिली बोस। और इनकी एक जीवनी दोस्तों, इनकी जीवनी ध्यान रखिएगा, जीवनी है स्प्रिंग टाइगर। स्प्रिंग टाइगर इनकी जीवनी है दोस्तों, स्प्रिंग टाइगर, जो लिखा किसने? हुज टाये ने। हुज टाये ने इनकी जीवनी लिखी है जिसका नाम है स्प्रिंग टाइगर दोस्तों। तो क्या लगता है, सुभाष चंद्र बोस की जो गतिविधियां थी हमारे स्वतंत्रता संग्राम में, वो सारी बातें मैंने बड़े इत्मीनान से आपके पास पहुंचा दिया दोस्तों। और आप इसे देखिए, नोट्स बनाइए, कलम कापी के साथ बैठिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान दोस्तों।